लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है वो अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। या अली, मेरा नाम है अली। शशि जी मुझे हाथ पकड़ के ले गए, बोले अमित जी, सुदेश भोसले। तो सामने से ऐसे हाथ जोड़ के बोले, अरे भैया, हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं जाना चला कि गाना मैंने कब गाया। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है। लक्ष्मी जी ने मुझे बोला, सुदेश, जिस दिन ये गाना बाहर आएगा देखना तो कहां से कहां पहुंचेगा। गाने की रिकॉर्डिंग से 6 महीने पहले आपने डब किया था संजीव कुमार की वॉइस के लिए, बिकॉज संजीव ठीक, कुमार क्योंकि शूटिंग कंप्लीट थी और वो गुजर गए तो डबिंग बाकी थी। जमाना तो अपना ईमान दे चुका, अब देखना ही है मोहब्बत अपना इनाम क्या देती है। किशोरदा जब भी कार्यक्रम करते थे लाइव शोज, और उसमें मैं किशोरदा का एंकर होता था और मैं रफी साहब के गाने गाकर किशोरदा को स्टेज पे बुलाता था। ढोली में बिठाई के कार। पंचमदा जब नहा रहे थे ना, उन्होंने बाथरूम के बाहर एक कैसेट प्ले की और पंचमदा बोलते, मुझे ऐसे लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे हैं, नमस्कार, मी लता मंगेशकर, तुम्ही माझ्या बरोबर कार्यक्रम कराल का। ये सुदेश बीच बीच में। भोसले, वेलकम टू हाँ सीएनएन न्यूज 18। जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। Suresh ji, first, many congratulations for the big honor. You will be honored at the upcoming Maharashtra State Film Awards for your significant contribution to cinema and music. क्या इस अवार्ड की अहमियत औरों से ज्यादा है बिकॉज ये महाराष्ट्र स्टेट द्वारा दिया जा रहा है? जी, पहले एक तो अवार्ड है और वो भी राज्य सरकार ने दिया है, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस अवार्ड का इम्पोर्टेंस भी मेरी लाइफ में बहुत है, क्योंकि एक गायक गायन में अवार्ड दिया जा रहा है और जितने भी जूरीज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा उनका मैं। जी। सुदेश जी, हु आर टुडे योर फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री? कौन है आपके दोस्त जिनसे आपकी रेगुलर मुलाकात होती है? शैलेंद्र सिंह सर, रोज फोन पे बतियाते हैं हम। और इंडस्ट्री में फ्रेंड्स तो मैं उदित जी भी मेरे दोस्त हैं, दोस्त तो सभी हैं, लेकिन जो रेगुलर वार्तालाप होता है वो जॉन लीवर साहब, शैलेंद्र सिंह जी, इनसे बहुत ज्यादा बिना काम के भी हम बात करते हैं। इस साल नवंबर में आप मुंबई में परफॉर्म करने वाले हैं ऑन आई थिंक नवंबर 21st। या या शो इज कॉल्ड सुदेश भोसले नाइट, या विच विल बी हेल्ड एट नेहरू सेंटर। या तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ऑडियंसेस आपके उस शो से? क्या आप कोई स्पेशल एक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द बिग नाइट? एक्चुअली फर्स्ट इसका कॉज ऑफ द शो मैं बताना चाहूंगा। दिस इज फॉर एन एनजीओ जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए काम करती है, कॉल्ड अलर्ट इंडिया। ओके। तो उनके लिए ये चैरिटी शो है। और जैसे मैं खुद भी नहीं जानता लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी ना, इसलिए मैं कभी गानों की लिस्ट नहीं बनाता। जो भी फरमाइशें आते हैं, कोशिश हम करते हैं गाने की। फिर वो सैगल साहब हो या अभी वाले मीका सिंह हो या बच्चन साहब हो या मिठुन दा हो, मैं बेसिकली अपने शो में एंटरटेनमेंट ज्यादा, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। जी। यू मीन सैगल व्हेन यू से केएल सैगल? ये तो सैगल आप साहब, क्या नहीं। क्या तो कैसे गाते थे केएल सैगल? आप आज की जनरेशन को बताना चाहेंगे? गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना है। हाय हाय ये जालिम जमाना, हीरत ही जादरी फिर कहाँ, जादू की नाशित। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। ओह नाइस। फिर थैंक आगे यू। बढ़ने से पहले आई हैव टू टॉक टू यू। यू एक्चुअली डब फॉर संजीव कुमार फॉर द फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन। पांच पांच फिल्में की मैंने। प्रोफेसर की पड़ोसन, ऊंच नीच बीच, कत्ल, लव एंड गॉड, तो काफी
कलाकारियां की हैं 80s में। मगर ये आपने डब किया था संजीव कुमार की वॉइस के लिए, बिकॉज संजीव जी, कुमार क्योंकि शूटिंग कंप्लीट थी और वो गुजर गए तो डबिंग बाकी थी, तो मैंने, क्योंकि लोगों को पता था कि मैं उनकी नकल करता हूँ स्टेज पर, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डबिंग। काफी चैलेंजिंग था क्या पूरी फिल्म बहुत डब कर? चैलेंज, क्योंकि हमने तो स्टेज पे या ये इधर मजाक मजाक में बाथरूम में आवाजें निकाली थी, ये डायरेक्ट स्क्रीन पे। और उस वक्त कोई ये कंप्यूटर वगैरह थे नहीं ना, तो लिपसिंग इतना, मतलब जरा भी शुद्ध भर भी आवाज यहाँ वहाँ तो दोबारा टेक करना, और बिना किसी नॉलेज के या टेक्निकल नॉलेज के हमने ये शुरू किया था। क्योंकि काफी प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए कि बोले सुदेश जी, अगर आपने डबिंग नहीं की थी तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि इतने रील वेस्ट हो जाएंगे। तो वो मैंने शो करते करते कर लिया, मुझे पता भी नहीं था कि क्या कर रहा हूँ। और उस वक्त एक बुरी बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनका भी सही था। बोले हम आपका नाम नहीं दे सकते, अगर आपका नाम देंगे तो फिर लोग उसी नजर से सुनेंगे। तो वो बात सब कुछ, लेकिन की डबिंग काफी लोगों की है मैंने। कुछ कलाकार तो ऐसे भी थे कि बोलते सुदेश यार, 1 महीने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, एक रील बच गई तू कर ले। तो ऐसे भी किए हमने कुछ कलाकारों के। तो कौन सा, अगर मैं आपको बोलूं आपकी मेमोरी जॉग रिक्वेस्ट करूं कि इफ यू कैन जॉग योर मेमोरी एंड टेल अस कि आपको याद है कौन सा सबसे चैलेंजिंग डायलॉग या लाइन थी उस फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन से, जो आपको याद है कि जो आपको लगा था कि ये तो एक्टिंग करने जैसा हो गया? एक्चुअली देखिए, डिफिकल्ट यानी सभी, क्योंकि पहले तो संजीव कुमार साहब की आवाज निकालना ही, बहुत कम लोग थे उस वक्त। और डायलॉग बोलने में दिक्कत नहीं थी या आवाज बदलने में। वो जो लिपसिंग करके जो डबिंग है ना, अभी कैसे, अगर जैसे मैं कुछ एड फिल्म्स करता भी हूँ जैसे अमित जी की, तो अगर एक हाथ फ्रेम इधर उधर होगी तो इंजीनियर फ्रेम यहाँ ले आता, मालूम ही नहीं पड़ता, लिपसिंग परफेक्ट हो जाती। उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी ना उस वक्त, वो ज्यादा डिफिकल्ट था। और सपोज किसी किसी सीन में फीलिंग्स अच्छे आ गए और लिपसिंग नहीं है तो दोबारा करना पड़ता, तो लिपसिंग आ गई, वो फीलिंग्स से साउंड इंजीनियर खुश नहीं, तो कभी कभी 5 5 6 6 कई टेक्स हो जाते थे। और एक बार वो मैंने तेजाब में भी अनिल कपूर साहब की डबिंग की थी। तो किससे? हाँ, जी वो यहाँ नहीं थे, कुछ शूटिंग के लिए गए थे। और एन चंद्रा जी का मुझे कॉल आया कि सुदेश, मुझे सेंसर के लिए अर्जेंटली ये फिल्म देनी है, अगर तू डब कर देगा तो मेरे, वरना अनिल कपूर आने तक बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने, सर कभी किया नहीं मैंने। तो उससे पहले मुझे याद आया कि मिस्टर इंडिया बहुत हिट हुई, उसके बाद उसकी वजह से बोनी कपूर जी को इस फिल्म को भेजना था रशिया फिल्म फेस्टिवल करे। तो उनके पास कई हजारों फीट फिल्म और बाकी थी, तो 2 4 सीन्स उन्होंने ऐड किए और उसको अनिल कपूर को डब करना था। अनिल जी बोले यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उसी दौरान मैं ना संजीव साहब की डबिंग करता था, बी आर स्टूडियोज मेरा घर ही बन गया था। तो उस इंजीनियर बोला एक लड़का यहाँ था जो संजीव कुमार की डबिंग कर रहा है, आप उसको ट्राई कीजिए। तो अनिल कपूर जी बोले, अनिल जी आपको मिलने आया। तो बोला सर आपका तो कभी ट्राई किया नहीं है और मेरा गला ऐसा है, मतलब मैं कर नहीं। अरे नहीं यार, कर सकते हो कर सकते हो, और कुछ तो बोलो। तो मैंने कहीं कहीं एक डायलॉग सुना था किसी मिमिक के, अरे मस्का बाबा झकास। तो मैंने माइक पे बोला अरे वेरी गुड वेरी गुड, तुम कर लो यार, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, और चले गए। और वो 2 रील मैंने कर दिए कैसे वैसे। और वो अनिल कपूर और एन चंद्रा जी को याद था। तो सेंसर के लिए मैंने किया। और उसके बाद अनिल जी आए, उन्होंने भी डब किया, लेकिन फाइनल जब ये प्रिंट्स निकले मिक्सिंग के वक्त, वो इंजीनियर भूल गया कि सुदेश भोसले कौन, समझ में नहीं आया क्या, और अनिल कपूर का ट्रैक कौन सा। और कई प्रिंट्स मेरी आवाज में रिलीज हुए, इवन प्रीमियर में मेरी आवाज थी। तो ऐसा तो कौन कुछ। सा डायलॉग आपने मिस्टर इंडिया का अपने आपने डब किया था अनिल कपूर के लिए? मैंने वो एक कुछ एक क्लब में कुछ लड़कियां नहा रही है और ये मिस्टर इंडिया बन के उनका पानी वानी बंद कर दे, वो याद नहीं। लेकिन मैं एक एक उसी डबिंग के दौरान एक किस्सा हुआ था। मैं एक डायलॉग बोल रहा था जहां अनिल कपूर बोलते माधुरी जी को कि आई विल कम बैक मोहिनी, ऐसा कुछ है। तो मेरे वो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे थे, और जो सीनियर बहुत ही मराठी वो इंजीनियर सुदेश परत कर बोले। तो मेरे बाद सुरेश ओबेरॉय जी की डबिंग थी, उसी फिल्म में थे कि वो इंस्पेक्टर है। तो मैं 2 3 बार कर रहा हूँ,
आई कम बैक मोहिनी। तो वो नहीं आ रहा था, तो सुरेश जी मुझे हेल्प करने गए। सुरेश, आई कम बैक मोहिनी। तो मैंने इमीडिएट अरे मेरी आवाज में नहीं यार, अनिल की आवाज में कर बोल रहे थे। तो ऐसा भी होता है कभी। लेकिन मैं जो ऐसे कुमार जी का बोला ना, लव एंड गॉड, जो लैला मजनू की कहानी है, तो उसका एक सुना था कि ये अपना मजनू जो जिसका नाम है कैस, वो गरीबों की, भिखारियों की लाइन में लगा है, और जो लैला है वो गरीबों को कपड़े खाना दे रही है। तो कैस को पहचान जाती है, बोले ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है कैस? तो वो हरी भाई बोलते हैं, जमाना तो अपना ईमान दे चुका, अब देखना ही है मोहब्बत अपना इनाम क्या देती है। ऐसा कुछ था। Wow, wow, wow. But Sudesh ji, for a long time we used to think that Sudesh Bhosle अमिताभ बच्चन की आवाज हैं। जी। सो देन कौन सी पहली फिल्म थी या गाना था जिसमें आपने अपनी आवाज दी एक अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म के लिए? और व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट अमिताभ बच्चन ने दिया है आपको आपकी आवाज के लिए? मैंने सबसे पहले अजूबा में, मतलब मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो पहला ब्रेक दिया उनके यहाँ, वो था अजूबा के लिए। और मैं जब गया वहां पे तो मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग क्या होती है, कैसी होती है। मैं तो स्टेज पे गाने वाला आदमी था। और जो इंजीनियर को ही डांट, अपनी गलती करके हम लोग साउंड इंजीनियर को डांटते थे, अरे ये रिवर्ब तूने ठीक नहीं दिया इसलिए हमारा गाना खराब हो गया। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। एनीवे, तो मुझे लक्ष्मी जी ने बुलाया, और लक्ष्मीकांत जी को मैं मिलता था। मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में मैं शोज करता था, किशोरदा के साथ मैंने 5 साल शोज किए। तो लक्ष्मी जी बोले, सुरेश तेरा कुछ ना कुछ मैं करूंगा, तू मिलते रहना। और लक्ष्मी जी की आवाज अगर कुछ लोगों को पता नहीं, तो देश प्रेमी में उन्होंने गाना गाया, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं, ला हम सा एक नहीं। तो anyway, तो लक्ष्मी जी के यहाँ मैं गया, देखा तो 60-70 म्यूजिशियन वहाँ, प्यारे भाई उनको गाना, मतलब म्यूजिक उनका सेट कर रहे हैं। और मेरा गाना था, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। तो ये मेरा पहला गाना था। तो वहाँ लक्ष्मी जी ने मुझे शशि जी से मिलाया। बोले ये डायरेक्टर है फिल्म के। बोले सर, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैंने पैर छुए उनके। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है वो अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है, क्योंकि वो मुझे सुन चुके थे। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही गाना जो है ना, उसको डायलॉग फॉर्म में सुना, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो ये गाना मैंने, तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ, जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों पे चलने दे। तो ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद अमित जी ने जब सुना तो बोले ये है कौन? तो शशि जी मुझे बोले, अमित जी मिलना चाहते हैं, मैं तुम्हें अमित जी से मिलाता हूँ। तो फिल्म सिटी में मैं गया, और अमित जी सामने देख रहा हूँ, साक्षात अमिताभ बच्चन। तो शशि जी मुझे हाथ पकड़ के ले गए, बोले अमित जी, सुदेश भोसले। तो मैं ऐसे थरथराते उनको नमस्कार कर, सर नमस्ते। तो वो सामने से ऐसे हाथ जोड़ के बोले, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं जाना चला कि ये गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और उसके बाद लक्ष्मी जी को ये आइडिया है कि अरे यार, ये अमित जी को भी नहीं मालूम पड़ा कि उनकी आवाज नहीं है, तो चलो जुम्मा चुम्मा करते। तो लक्ष्मी जी ने लिखा ये, अरे ओ जुम्मा। वो कैसे बोले, अरे ओ जुम्मा। तो इस तरह ये गाना बना। और अमित जी बोलते, यार अभी कभी कभी अमित जी बोले, ये हो क्या रहा है यार, गाने मैं गाता हूँ, वो बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, ये हो क्या रहा है। बट उसके देन बाद, जब हाँ आप जी। जुम्मा जुम्मा रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या हम्म। आपको मालूम था या आइडिया था कि ये गाना इतना पॉपुलर बनने वाला है, इतना पॉपुलर जी, होने वाला है? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ये गाना, हम उस वक्त ऐसे होता ना, कैसेट पे रिकॉर्ड करके देते थे, फिर हम लोग याद करते थे। कई रिहर्सल्स के बाद रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। तो लक्ष्मी जी ने मुझे बोला, सुदेश जिस दिन ये गाना बाहर आएगा देखना तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, गाने की रिकॉर्डिंग से 6 महीने पहले। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और ये गाना अमित जी के सामने गाया, अमित जी वहां पे मौजूद थे, बहुत डरा हुआ था मैं। लेकिन मैं कहता हूँ ना, ये मेरी लाइफ बदल दी इस गाने और ने, इस और गाने की आज भी। हाइप अगर आज हाँ। लोगों को मालूम चले
वो गाना जब रिलीज हुआ था कितनी बड़ी बात थी वो, द वे इट जी वाज शॉट, इट वाज माउंटेड. Then Amit ji did a tour called Jumma Chumma हम्म। tour. So then please give us few lines of Jumma Chumma. ये पहली बात तो ये कि जब वो उस जुम्मा चुम्मा टूर में अमित जी मुझे ले गए थे साथ, Wow. बोले हाँ। और आपने अगर पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे कि अमित जी के साथ उनकी अच्छा, अमित जी तो अपनी आवाज में गा ही रहे हैं और साथ में खड़े होकर मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ। हाँ। Yeah. तो अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, मुझे मत और तड़पा, अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को जुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को आज जुम्मा है, तो आजा 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 हे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। Ah, nice. Wow. But you know, मैं आपसे, I think last year I met you during the press conference जब आशा जी announced her concert that was held in Dubai. या It feels like each Asha Bhosle concert is incomplete without Sudesh Bhosle. कितना पुरानी पहचान है आपकी आशा जी के साथ, और क्या उन्होंने ही आप पे कैसे वो इम्प्रेस हुई आपकी आवाज से जब, और उसके बाद उन्होंने आपको आरडी बर्मन से मिलवाया? जी जी जी। एक्चुअली मैं 82 में मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया मैंने, जो बहुत ही मशहूर बैंड है और सबसे पुराना 1961 में ये बैंड फॉर्म हुआ था, पूना का बैंड है ये। और किशोर दा जब भी कार्यक्रम करते थे लाइव शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके साथ ऑर्केस्ट्रा होता हुआ करता था मेलोडी मेकर्स, और उसमें मैं किशोर दा का एंकर होता था और मैं रफी साहब के गाने गाकर किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था। तो आशा जी उन दिनों ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन ढूंढ रही थी अच्छे, तो किशोर दा बोले वो बैंड सुनना, वो बहुत अच्छे हैं, 500 से गाने ज्यादा गाने, 500 से ज्यादा गाने उनके बायट है, एकदम बिफोर टाइम आते हैं, नखरे नहीं करते, मतलब बहुत डेडिकेटेड म्यूजिशियन है। तो उनको देखने आशा जी षणमुखानंद में आई, ब्लैकआउट होने के बाद ऑडियंस को नहीं पता, गपचुप आके बैठ गए अपनी फैमिली के साथ, और उनको ऑर्केस्ट्रा तो अच्छा लगा, लेकिन जाते उस वक्त उस दिन पता नहीं ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान था, मैंने उस दिन अमित जी का वो डायलॉग किया था, आज खुश तो बहुत होगी तुम, वो वाला, वो वंस मोर हुआ, फिर मैंने सुन मेरे बंधु रे, तो वो वंस मोर हुआ, संजीव कुमार ये रात ये चांदनी, वो वंस मोर हुआ। तो आशा जी बोले ऑर्केस्ट्रा तो अच्छा है लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। तो और फिर उसी हफ्ते मैं आशा जी से एक स्टूडियो में मिला और मैंने उनको पैर छुए के, आशा जी मैं सुदेश भोसले, बोले हाँ सुदेश, मुझे तुम्हारा अमिताभ बच्चन और एस डी बर्मन बहुत अच्छा करते हो, मुझे सुनाओ। तो मैं डर गया कि पहली मुलाकात और आशा जी बोल रही गाने, तो मैंने कैसे वैसे ना आंखें बंद कर ली और हिम्मत नहीं थी उनको दे। अमर प्रेम में सचिन दा का एक गाना है, ढोली में बिठाई के कवार, लागे मोरे सजना के द्वार। तो ये मैंने गाना गाया और दो अंतरे डर के मैंने कंप्लीट किए, और जब मैंने आंखें खोली तो आशा जी ऐसी बैठी थी, और जैसे गाना खत्म हुआ उन्होंने हाथ हटाए तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, और ऐसे बोल रही थरथराते, मुझे लगा सचिन दा खुद सामने खड़े होके गा रहे, मतलब ऑलमोस्ट रो रही थी वो। और फिर उन्होंने गाना मुझसे रिकॉर्ड करवाया दोबारा, और फिर पंचम दा जब नहा रहे थे ना, उन्होंने बाथरूम के बाहर एक कैसेट प्ले की, और पंचम दा बोलते मुझे ऐसे लगा मेरे पिताजी तो गुजरे हुए बहुत साल हुए थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा मेरे पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे हैं, और मैं कैसे वैसे नहाना कंप्लीट करके टॉवेल बांध के बाहर आया, बाबा कहाँ है? बोले आपके बाबा नहीं, ये कोई नया लड़का है जो आपके पिताजी की आवाज में गा, और उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पासपोर्ट लेके बुलाओ। और मैं गया उनके म्यूजिक रूम पे, तो मैंने नमस्ते किया, तो आशीष बोले हाँ यही लड़का है तो मैंने पंचम दा को, दादा नमस्ते, तो मेरे बाप की आवाज में गाते हो, ऐसा बोला पंचम दा ने। और बोले अभी अगले हफ्ते हम लोग हांगकांग जा रहे हो, तुम हमारे साथ आ रहे हो। और मुझे अनाउंस भी पंचम दा ने ऐसे किया, एक लड़का आया नया जो मेरे बाप की आवाज में गाता है, और सुन मेरे बंधु गाया। तो वही उस वक्त उस दिन से, मतलब वो 86 की बात है, उस दिन से आज तक लगभग हर शो में
आशा जी मुझे अपने साथ रखती है, और क्योंकि नाम भी सेम है तो लोगों को लगता है मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन माँ की तरह प्यार देती है मुझे। और वो बोलते सुदेश जब तू रहता तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, तो पता नहीं, एक आशीर्वाद है उनका। ऑल्सो कॉन्सर्ट की बात हो रही थी, एक बहुत मेमोरेबल नाइट थी, म्यूजिकल नाइट लता मंगेशकर की, जिसमें जी। वी सॉ सुरेश भोसले इन हिज हाँ जी। स्टाइल। क्या लता दीदी आपकी बहुत, वाज शी वेरी फॉन्ड ऑफ यू, लता मंगेशकर? क्योंकि हमने वी रिमेंबर दैट क्लिप वेयर यू आर सेइंग टू ऑर्केस्ट्रा, अरे बजाओ जोर की बजाओ। हाँ क्या हाँ। आपका बहुत बहुत क्लोज बॉन्ड था लता मंगेशकर के साथ? एक्चुअली लता जी आशा जी के साथ जब शोज करने लगे तो उसके बाद मोबाइल थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, और वॉइस मैसेज, तो एक बार मुझे एक वॉइस मैसेज मैंने सुना, तो उसमें आवाज थी, नमस्कार, मी लता मंगेशकर, तुम्ही माझ्या बरोबर कार्यक्रम कराल का? और मतलब कराल का, और वो मैसेज मैं थर 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 खड़ा हूँ, और वो मैसेज कई महीने मैंने सेव करके रखा, पता नहीं कौन सा बटन दब गया मुझसे, डिलीट हो गया। और आशा जी लता जी के साथ पहला कार्यक्रम मैंने किया गुवाहाटी में, भूपेन हजारिका सर और लता जी, तो उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद वो जब मुंबई में ये शो हुआ तब उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर मैंने वर्ल्ड टूर्स भी उनके साथ किए। और कनाडा में उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि जब भोसले मेरे साथ होते हैं मुझे किसी मेल सिंगर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मतलब, और वो बोलते थे भोसले, मतलब मराठी में बोलते कि बहुत शांत शांत रहते हो, लेकिन मुझे पता है आशा के यहाँ बहुत मस्ती करते हो तुम। और फिर मैं जैसे मन्ना दा की आवाज में गाता हूँ, मुकेश जी की आवाज में, किशोर दा के, तो बहुत अप्रिशिएट करती है वो। और शायद इसीलिए वो अ, और वो खुद एक बहुत अच्छी एक्टर है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, मतलब आशा जी, लता जी, तो उनको ये बहुत नहीं, अप्रिशिएट करते थे वो लोग। वो खुद मिमिक करती थी लता जी? जी 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 जी, देखिए, एक गायक और सिंगर और प्लेबैक सिंगर में यही फर्क है कि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो ही आप अच्छे प्लेबैक सिंगर बन सकते हो। तो वो जैसे मीना कुमारी जी के लिए गा रही तो आप पहचान सकते हैं, हेमा मालिनी के लिए गा रही तो अलग, वैजंती माला के लिए गा रही तो अलग। और उनको ना, जग मैं जैसे बालू जी की आवाज में "यू दे दो ऐसे ले लो", तो वो खुद भी कहती "यू दे", ऐसे गाते हैं ना वो। और जैसे मैंने एक बार कुमार शानू का डुएट गाया यूएसए में, वो होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह शाम, जानम आई लव यू यू लव मी। और उसके बाद दीदी को गाना था, तो मैंने कहा इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही, तो देखा तो दीदी है नहीं वहां पे। वो म्यूजिशियन के पीछे दौड़ के गई और पल्लू लेके जोर जोर से हंस रही, गाना रुक गया। और मतलब वो सहन नहीं कर पाई उनकी जो मैं मिमिक्री कर रहा था। तो जैसे मैंने वो गाना मुकेश जी का ना, सावन का महीना, तो उसमें एक बार मैंने वो ना, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर, तो एक बार मैंने राजकुमार जी की आवाज में कह दिया, अरे बाबा शोर नहीं शोर नहीं, शोर शोर शोर। फिर उन्होंने कहा पवन करी शोर, आप ठीक है? तो मैंने कहा मैं आपको ठीक बोलूंगा तो पब्लिक आके मारेगी मुझे। तो ये कई कई है। और जैसे यूएसए में 25,000 लोगों के साथ के, मैंने कहा मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, तो पब्लिक तो चीखने लगी, और दीदी चश्मा नीचे करके बोलती वाह क्या बात है। तो उनको बहुत मजा आता था, मैं जो भी ये कहते हैं ना बदमाशियां करता था, बहुत अप्रिशिएट करती थी। Suresh ji, you were also one of the judge on this show called K for Kishore for Sony TV. जी। कैसा रिश्ता था आपका किशोर कुमार के साथ? किशोर दा के साथ बड़ा, मतलब बहुत खुशी के साथ कहूंगा, ऊपर वाले को थैंक्स करके कहूंगा। 82 से 87 तक किशोर दा के लगभग हर शो में मैं उनका एंकर था, या कहते हैं ना वर्ल्ड टूर्स किए हमने। उनका आखिरी शो जो था हॉलैंड में, उसमें भी मैं था। उसमें मुझे याद है, बैक स्टेज बिफोर द शो किशोर दा बोले थे अब मैं बॉम्बे जाऊंगा, उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, मैं कबीर के दोहे रिकॉर्ड करूंगा। तो वो हुआ नहीं क्योंकि वो गुजर गए। किशोरदा को मैंने एक बार, हमारा 1986 में हमारे मेलोडी मेकर्स के 25 साल पूरे, तो उस खुशी में एक एक एल्बम बनाया था, तो किशोरदा को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप दो गाने गाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा,
किशोरदा रेडियो जेम्स वर्ली में स्टूडियो था, वहाँ शार्प 10 बजे आए। सुमित छोटा सा था, और मुझे ये भी याद है उन्होंने काला पठानी पहना था, क्योंकि कुछ दिन पहले रेड हुई थी घर पे, और उस निषेध में वो ये काला ड्रेस पहन के आए थे। और उन्होंने 2 गाने गाए, और आप यकीन नहीं करोगे, 1 रुपया नहीं लिया मेलोडी मेकर से। कैन यू बिलीव दिस? और इस रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने बोला हाँ मैं गाता हूँ, लेकिन वो मुझे कैसेट धुन सुना, तो वो गाना मैंने गा के दिया था। और किशोरदा रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग दुबई जा रहे थे, तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो किशोरदा, लीना जी और सुमित छोटा सा वहां बैठा, तो मैंने नमस्कार किया, दादा नमस्ते, पैर छुआ उनके। बोले अरे मेरी आवाज में गाते हो? तो बोले दादा क्या हुआ? अरे वो गाना मैंने सुना, मैंने सोचा ये गाना मैंने कब गाया। फिर मैंने एक मर्तबा फिर सुना, मैंने सोचा ये गाना मैंने कब गाया। फिर 7-8 मर्तबा मैंने सुना, ये मैंने कब गाया। फिर एक जगह जाकर मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने कहा ये मैं नहीं, ये सुदेश है। फिर मैंने लीना को बुलाया, और ये सब लीना जी के सामने हो रहा है। फिर मैंने लीना को बुलाया, बोले सुन गाना कैसे गाया? बोले बहुत अच्छा है। अरे पागल, ये मैं नहीं, ये सुदेश है। फिर मैंने अमित को बुलाया, बोले अमित गाना सुन कैसे? बोले बाबा आप तो अच्छा ही गाते हो, आज मुझे क्यों? अरे सुन तो। अरे बाबा बहुत अच्छा है। अरे पागल, ये मैं नहीं, ये सुदेश है। तो ऐसा किस्सा, तो बोले तुमने ऐसा गाया कि मैं भी पकड़ नहीं पाया। और वो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, ये नॉन फिल्मी गाना। एक लड़की है अजनबी, चेहरा वो महजबी, जब से देखा मैंने यारो मेरे होश उड़ गए सभी, अब रहा नहीं कुछ बाकी, एक लड़की है अजनबी। तो और बहुत प्यार करते थे मुझे, और बोलते सुदेश तू सबसे अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, सैगल साहब और संजीव कुमार का कभी स्टेज पे मजाक नहीं करना, जो और लोग करते हैं। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बहुत समय बिताया उनके साथ, लेकिन उस वक्त इतनी बेवकूफी थी कि कभी फोटो निकालने का उस वक्त दिमाग में नहीं आया। बहुत कम, चंद गिने चुने फोटोज हैं उनके साथ। एंड फाइनली आपने यंग कंपोजर जैसे मिथुन के साथ काम किया था फॉर द जी फिल्म चंदेरा, सोहेल सेन के साथ काम किया था फॉर द फिल्म हाउसफुल 4, जी उसमें गाने गाए हैं। कितना डिफरेंट लगता है आपको वर्किंग स्टाइल आज के कंपोजर्स का कंपेयर टू द कंपोजर्स ऑफ 80s एंड 90s? जी। मैंने उस एक फिल्म आई थी ना विशाल शेखर की, जो पंचम दा को ट्रिब्यूट थी, उसमें भी मैंने गाना गाया, झनकार बीट्स। अभी बीट्स, यस। फर्क ये है कि स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हुआ है। 70, 60, 70, 80s में कैसे होता था ना कि म्यूजिक डायरेक्टर के पास बाकायदा बुलाया जाता था सिंगर को, गीतकार भी वहीं आते थे, गाने लिखते थे, गाना हमारे सामने बनता था कभी कभी। फिर म्यूजिक डायरेक्टर हमसे 10 बार उसका रियाज करवाते, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर कैसेट में गाना गा के देते थे, फिर हम अपना रियाज करते थे, जब जिस जिस दिन तक रिकॉर्डिंग नहीं होती, 2-3 दिन, 3 दिन, 6 महीने। और फिर सेट पे पहुंच के प्यारे भाई अपने म्यूजिशियंस का वो जो अरेंजमेंट वो रिहर्सल करते थे, लक्ष्मी जी सिंगर्स के साथ रिहर्सल करते थे। फिर सुबह से विथ माइक ऑन माइक्रोफोन विथ म्यूजिक रिहर्सल्स होती थी, काफी चेंजेस होते थे, एडिशन होता था, सब्सक्रिप्शन होता था, ये बहुत कुछ होने के बाद फाइनल टेक रात के 9-10 बजे होता था। और तब तक क्या होता था, गाना पूरे सिस्टम में एकदम घुल जाता था खून के साथ। और फिर वो जो रिजल्ट निकलता था ना, म्यूजिशियन साथ में बजा रहे उस वक्त, अगर किसी ने एक गलती की तो पूरा गाना शुरू से होता, तो उसकी वजह से वो इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब ये बजे, अब क्या हो गया, थोड़ा डबिंग वाला जो स्टाइल आ गया ना, तो जैसे मैं आज आज भी गाता हूँ यंगस्टर्स के लिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़की ऐसा गाएगी, और फिर सोच के गाता हूँ, इमेजिन करके। और फिर जैसे हम लोग पूरा पूरा गाना गाते थे, नहीं अभी सिर्फ मुखड़ा भी नहीं होता, सिर्फ एक लाइन भी नहीं होती, आधी लाइन। अच्छा ये हो गया, आगे गाओ आगे गाओ। अब सपोज मैंने मुखड़ा गा लिया और मैंने अच्छा गाया, लेकिन मुझे लगा आई कैन डू बेटर, तो अगर मैंने उस म्यूजिक डायरेक्टर को बोला कि ये मैं दोबारा, नो सर वी गॉट इट, गाने की जरूरत नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो वो चेंज आ गया उसमें। टैलेंट सब में है, लेकिन मैं ये कहूंगा अभी जो सिंगर्स है, म्यूजिशियंस आप देख रहे होंगे रियलिटी शो, इतने बेहतरीन है, मतलब दे आर मोर टैलेंटेड, मोर कॉन्फिडेंट, एंड दे नो व्हाट दे वांट। सिर्फ उनका है ना, उनको थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए।
तो अच्छा गाना बनाएंगे। और नेचुरली टेक्नोलॉजी के अपने फायदे अपना नुकसान भी है। ये जो ऑटो ट्यून आया उसकी कुछ कुछ लोगों को आदत पड़ गई, वो गाना ही नहीं चाहते, कैसे भी गा के ऑटो ट्यून इंजीनियर कर देगा। तो ये कुछ चीजें। और मैंने सुना है आजकल लोग स्टेज पे गाते भी नहीं, वो वो वॉइस ट्रैक मतलब +1 बोलते हैं हम लोग, वो ओरिजिनल ट्रैक बजा के लिपसिंग करते हैं और डांसर्स रखते हैं ज्यादा। तो अभी गाना आजकल सुना नहीं जाता, देखा जाता है ज्यादा। लेकिन हाँ, अभी हमको पुराना और अभी वाले में बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा। Nice. Well, on that note, I just want to say thank you for taking time out and talking. थैंक यू। And जाते जाते, because गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है सितंबर में, अपने फैंस के लिए would you please like to give us few lines to end this conversation of your song गणपति अपने गांव चले from अग्निपथ? ये जी, ये बात। हाँ, उसमें गणपति बाप्पा मोरया, गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े, और जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े, गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन पड़े, अरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे, गणपति बाप्पा मोरया। Thank you.